में दिक्कत ये आती है ना मुझे लाइट की, ये ऑफ हो जाता है ना वाईफाई। मैम एक काम करूं मैं? हाँ तू बोल, क्या काम करेगा बेटा? मैं रिचार्ज कर देता हूँ आपको। हो। मतलब फोन फोन नंबर को, सॉरी, फोन नंबर को रिचार्ज कर देता हूँ। अच्छा तू रिचार्ज करेगा, मेरे पास क्या पैसे नहीं है रिचार्ज करने के। मेरा मैम फोन 1 साल का रिचार्ज करती हूँ मैं, 1 साल। मैं इंटरनेट का रिचार्ज नहीं करती क्योंकि मेरे घर पे भी वाईफाई है, मेरे कॉलेज में भी वाईफाई है। तो मैम मैम आपकी मेरे साथ भी आवाज तो नहीं ऐसा आ है, रही। लेकिन मैम जियो वाला मुझे कॉल करके परेशान करता है, रिचार्ज करो नहीं तो सिम बंद करना होगा। वो तो मेरे घर पे भी वाईफाई है। आपको नहीं करता है कॉल? भाई मेरा जियो का नहीं है, मेरा एयरटेल का है। मेरा 1 साल का रिचार्ज करवाती हूँ मैं फोन को। अच्छा, नेट वाला नहीं कराते, सिर्फ कॉल रिचार्ज? हाँ जी, सिर्फ कॉल रिचार्ज करवाती हूँ बेटा, मेरे को नेट की जरूरत नहीं होती। मैम लेकिन मुझे कंटिन्यू तो जरूरत कीजिए। है ना। बस अब चले, नहीं तो फिर लाइट भागी तो मेरा टॉपिक रह जाएगा आज, जितना मैंने सोचा है करवाने का। लर्निंग, लर्निंग पे थे भाई हम, स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। लर्निंग क्या होती है हमारी? लर्निंग इज द रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में जब भी क्या है, एक्सपीरियंस से या उससे कोई भी एक्सपीरियंस लेता है या प्रैक्टिस करता है, उससे जब भी कोई परमानेंट चेंज आता है तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। मान लीजिए आपका हाथ जल गया गैस पे, ठीक है, अगर आपका हाथ जल गया तो दूसरी बार आप बिल्कुल सावधानी से वो काम करोगे, मतलब आप सीख गए। एक बच्चे का क्या है, मोमबत्ती पे हाथ जल गया, उसने हाथ क्या टच कर लिया, हाथ जल गया, ठीक है। लेकिन दूसरी बार आप बच्चे के सामने मोमबत्ती लेके जाओगे ना, हाँ उसको पता है कि ऐसे करने से हाथ जल जाएगा, तो उसके बिहेवियर में क्या आ गया, परमानेंट चेंज आ गया। तो ये क्या कहलाती है, आपकी लर्निंग कहलाती है। ठीक है, आपकी लर्निंग क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले दी है आपकी, अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर क्या बोलते हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, कि इसमें व्यवहार क्या कर लेता है, एक नया बिहेवियर, तो उधर सामंजस्य की क्या बोली इसने, प्रक्रिया बोली है। और जो हमारे गिलफोर्ड है, ये गिलफोर्ड की इसी लगी मुझे, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ चेंज, बिकॉज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के कारण व्यवहार में चेंज को ही लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग डेफिनेशन है, जिसकी आप सबकी पढ़ के देख लेना, जिसकी आपको इजी लगे उसको आप ले लेना, ठीक है, उसी को अडेप्ट कर लेना। उसके बाद आती है आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं? लर्निंग की विशेषताएं है भैया आपकी, लर्निंग क्या है, यूनिवर्स है। ये तो सबकी बुक में है ना, लिखने की तो जरूरत नहीं है। लर्निंग क्या है भाई, आपकी हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करके दे रखी है, और इंग्लिश मीडियम में जस्ट सिर्फ वैसे दे रखी है, पॉइंट के तौर पे दे रखी है। तो लर्निंग क्या है हमारी, यूनिवर्स है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग डेवलपमेंट है, लर्निंग डायनेमिक है। सबसे पहले तो लर्निंग क्या है हमारी, यूनिवर्स है, सीखने का जो मैम हमारे। पेज नंबर। हाँ जी नीतू। पेज नंबर मैम। पेज नंबर बेटा हिंदी में 214 और इंग्लिश में है 151। ओके मैम। लर्निंग क्या है भाई, हमारे एक्सपीरियंस का आधार है। सबसे पहले है हमारा लर्निंग इज यूनिवर्स, 12 पॉइंट में मैं लिख देती हूँ, लर्निंग इज यूनिवर्स। लर्निंग इज लाइफ प्रोसेस, लर्निंग इज डेवलपमेंट।
Learning is dynamic. Learning is conditional. Learning is collection of experience. Learning is collection of experience. Learning is objective. Learning is objective. Learning is intelligence. Learning is active. Learning is both individual and social. Learning is both individual and social. And social. Learning by environment. Learning is invention. ठीक है, ये दे रखा है। और भाई पहले एक बात बोल दो, नहीं तो मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा। रोशन, तेरी बात ना मेरे को बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी। जब तेरी मैडम 1.5 लाख का फोन खरीद सकती हैं, तो क्या मैं रिचार्ज नहीं करा सकती? सच में मेरे को बहुत बुरी लगी है बेटा ये बात, कि मैडम मैं फोन रिचार्ज करा देता हूँ। मैम निगेटिव सोच के नहीं बोले थे मैम, नहीं, आप आप निगेटिव ले लिए। बोला बेटा, लेकिन मेरे को बहुत बुरी लगी ये बात। जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यों उसको मैं रिचार्ज कराऊं? जब एक बात बता, मेरे तो 1 साल का एक साथ करते हैं मेरे हस्बैंड, और जब मेरे हस्बैंड मेरे को 1.5 लाख का फोन खरीद के दे सकते हैं, तो क्या वो मेरा रिचार्ज नहीं कर सकते? मेरे को सच में मैम वाकई बहुत बुरा लगा है। मैम लिटरली बोल रहे हैं मैम, मेरा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ना ही ऐसा कोई थॉट प्रोसेस था। मेरे को तो बुरा लगा ना बेटा। मैम आपको तो मैम मैम आपको तो मैम पता ही ना, इसको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो आप इनकी बातों को मत लगाइए। मैम हम कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, ऐसे मत कीजिए, मेरी माँ की उम्र की आप हैं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं मानती, लेकिन मुझे आज सच में दिल से बुरा लगा है। मैम नहीं, हम अपनी मम्मी समझ के आपको बोल दिए हैं, नहीं आप वो तो लिटरली। हमारी सबकी हुई, कोई दिक्कत नहीं। मैम सॉरी, मतलब अब रुला दिया, अब हमको सॉरी। नहीं, तूने बिल्कुल ऐसी बात है जो मुझे पिंच कर गई ये बात। चलो कोई नहीं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्स। लर्निंग इज यूनिवर्स। लर्निंग यूनिवर्स कैसे है भाई? सार्वभौमिक है। जो हमारा सीखने का जो गुण होता है, केवल किसी विशिष्ट स्थान पर ही नहीं होता, हम किसी भी जगह पर भी कुछ भी सीख सकते हैं। संसार में जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी जीव हैं, सभी, चाहे पक्षी हैं, चाहे पशु है, कीड़े मकोड़े, सब कुछ है, कुछ ना कुछ है, सीखते हैं। इसलिए हमारी लर्निंग क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, आगे है लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
प्रोसेस जो हमारी लर्निंग है वह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं वहां से सीखना शुरू हो जाता है, और जब तक हमारा डेथ नहीं हो जाती तब तक हम कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में सीखते ही रहते हैं। लर्निंग इज डेवलपमेंट। जब आप चीजें सीखते हो ना तो उससे आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होती है। कुछ नई चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी डेवलपमेंट कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होती है। ठीक है, आगे है लर्निंग इज डायनामिक। लर्निंग क्या है? लर्निंग हमारी डायनामिक है, परिवर्तनशील है। ठीक है, सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने तथा दूसरों के एक्सपीरियंस पर और अपने बिहेवियर, अपने विचारों, इच्छाओं, जो बेसिक इंटेंशंस हैं, जो भी फीलिंग है आदि में चेंज करता है, और वास्तव में वह क्या है, सीखता रहता है। यानी कि डायनामिक, गतिशील है। लर्निंग क्या है, लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है। हम जितने नए एक्सपीरियंस लेते जाएंगे हम उतनी ही नई बातें सीखते जाएंगे और हमारे बिहेवियर में वो चेंजेस दिखेंगे। उसके बाद है लर्निंग इज कंडीशनल। लर्निंग क्या है, सीखना अनुकूलन है। ठीक है, वातावरण से एडजस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए बिहेवियर, अनेक नई क्रियाएं, भाषा, उठने बैठने का तरीका, रहन सहन, रीति रिवाज आदि चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई सिचुएशन में अपना एडजस्टमेंट कर पाता है। तो लर्निंग क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, हमारी अनुकूलन है, जो हमें क्या है, रहने का तरीका सिखाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट करने का तरीका सिखाती है। लर्निंग इज कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। नए नए एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं, गेन करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एक्सपीरियंस रोशन ने गेन किया कि आगे से ये मुझे कभी भी कोई चीज नहीं बोलेगा। ठीक है, इसको पता लग गया कि मैडम को बुरा लग सकता है। ठीक है, तो लर्निंग इज द कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, हम नए नए एक्सपीरियंस के साथ सीखते रहते हैं और पुराने एक्सपीरियंस को उनके साथ जोड़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग इज ऑब्जेक्टिव। भाई सीखना भी क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे सामने जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना, हम कोई नई चीज नहीं सीखते। अब आप बीएड कर रहे हो तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी हमें बीएड में अच्छे मार्क्स लेने, इसलिए आप सीख रहे हो। ठीक है, तो लर्निंग भी, अब मान लीजिए अगर मुझे कोई समस्या नहीं आएगी ना, अगर मुझे ये कि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, अब मुझे डेली पैदल आना पड़ेगा, तो मेरे को नीड होएगी, तो मैं क्या करूंगी, भाई मेरे को तो पैदल जाना पड़ रहा है, तो मुझे सीखने की क्या हो जाएगी, नीड हो जाएगी वहां पर। ठीक है, नीड हो जाएगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि भाई मुझे सीखनी है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, ऑब्जेक्टिव। जब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव होता है ना तो हम चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग इज इंटेलिजेंस। लर्निंग क्या है, इंटेलिजेंस है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना यांत्रिक कार्य न होकर क्या होता है, ये हमारा इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। ये वह बात सीखता और सीखी जा सकती है जो सोच समझकर, बुद्धि का, अगर हम अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कोई चीज सीखते हैं, ध्यान लगाकर जिस चीज को सीखते हैं, तो वो चीज हम जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, आगे है लर्निंग इज एक्टिव। हाँ जी, लर्निंग आपको एक्टिव बनाती है। ठीक है, कोई भी काम हम जब सीखते हैं ना तो हमें एक्टिव होकर वो काम सीखना पड़ता है। ये नहीं कि हम रजाई में घुसे घुसे चीजें सीख गए। जी नहीं, सर्दी लग रही है, हमें कुछ काम सीखना है तो वो हमें निकलना पड़ेगा बाहर। तो ये लर्निंग क्या है, हमें एक्टिव बनाती है। हमें इसमें पार्टिसिपेट करके उस चीज को सीखना पड़ता है। ठीक है, आगे है लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। लर्निंग क्या है, हमारी व्यक्तिगत भी हो सकती है और सोशल भी, यानी कि हम अकेले भी सीख सकते हैं और समाज के साथ भी बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करके भी, यानी कि क्या है, मैं खुद प्रयत्न करके भी सीख जाती हूँ और मैं समाज से भी बहुत सारी चीजें सीख जाती हूँ। दूसरों को देखकर भी या सुनकर भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बहुत सी बातों को हम दूसरों को देखकर सुनकर सीखते हैं। वह समाज में जैसे रहने का ढंग है, बातचीत करने का ढंग है, उठने बैठने का ढंग, परंपराएं, प्रथाओं को मानने, दूसरों को उचित व्यवहार करने आदि सीखता है। इस प्रकार सीखना व्यक्तिगत और इस प्रकार हमारा जो सीखना है इंडिविजुअल और सोशल दोनों, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खुद के प्रयास से भी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे क्या दूसरों को देख देखते सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लर्निंग बोथ इंडिविजुअल और सोशल दोनों है। लर्निंग बाय इन्वायरमेंट, यानी कि लर्निंग क्या है, हमारे इन्वायरमेंट की उपज है। बालक सदैव क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही सीखता है। बालक जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उसी के अनुसार वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस किए गए हैं। विद्यालय में ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करने पर बल दिया जा रहा है जिससे बालक विद्यालय आने में रुचि रखे। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट हो कि मुझे स्कूल जाना, आज कुछ नई चीज होगी, और बच्चा उसमें एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करे। तो ऐसा इन्वायरमेंट सीखने के लिए उचित कंडीशन को डेवलप करता है। ठीक है, तो लर्निंग बाय इन्वायरमेंट, बहुत सारी
चीजें हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अब जैसे हम अपने घर का माहौल देख ले, हमारे घर का जैसा माहौल होगा बच्चा वैसी ही चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाता है। अब देखो बच्चे क्या है, इंग्लिश में क्या है, सीखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंटिंग सीखते हैं इंग्लिश में। लेकिन हमारे घर में जो भी लगा लो, हमारे मम्मी पापा है, दादा दादी, वो हिंदी में ही बोलते हैं, गिनती 1 2 3 4। तो बच्चा ऑटोमेटिकली ये चीजें सीख जाता है बिना किसी के सिखाए। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी को हिंदी में सारी काउंटिंग आती है, बल्कि स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती उसकी 1 2 3, लेकिन उसको सारी आती है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं बच्चा वैसी सारी चीजें सीख जाता है। तो बहुत सारी चीजें क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं। इसलिए अब मेन फोकस जो स्कूल का है या कॉलेजेस का, वो किसके ऊपर है, इन्वायरमेंट के। अगर हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है तो बच्चा क्या है, अच्छे से सीख पाएगा। लर्निंग इज इन्वेंशन, हाँ जी, लर्निंग सीखना, खोज करना है। लर्निंग वास्तव में सोच समझ कर किया गया एक काम होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या है, किसी परिणाम तक पहुंचना चाहता है। इस प्रकार क्या है, हम इसको इन्वेंशन बोल सकते हैं कि नवीन ज्ञान की खोज करना चाहता है। यह व्यक्ति की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति में किसी कार्य के प्रति जितनी अधिक क्यूरियोसिटी होगी ना, वह उस कार्य को उतनी ही जल्दी सीख पाएगा, ठीक है। जिसके अंदर सीखने की तलब जितनी ज्यादा होगी ना, वो उतना ही जल्दी उस काम को सीख पाएगा, ठीक है। तो सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। तो ये थे आपके लर्निंग क्या होती है और लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लर्निंग क्या है और लर्निंग क्या होती है। लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है हमारा बिहेवियर में, जिसको क्या है, हम अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। जैसे मेरा हाथ जल गया तो मैं नेक्स्ट टाइम वहां पर हाथ नहीं रखूंगी जहां से मेरा जला, तो मैंने एक नया एक्सपीरियंस लिया और उसके कारण मेरे बिहेवियर में जो चेंज हुआ वो क्या कहलाती है, हमारी लर्निंग कहलाती है। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग डिफाइन किया है और उसके बाद हमने पढ़े इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, लर्निंग इज यूनिवर्स, आप कहीं पर भी कुछ भी जाकर सीख सकते हो। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारी, जीने पर है, जहां तक हमने जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। लर्निंग इज मैम लर्निंग इज डेवलपमेंट। यूनिवर्सल होगा ना, यूनिवर्स लिखा है आपने। क्या लिख दिया मैंने, यूनिवर्सल। यूनिवर्स लिखा बेटा, UNIVERS, यूनिवर्स ही लिखा मैंने। नहीं, यूनिवर्स का मतलब तो मैम ब्रह्मांड होगा। यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्स का मतलब बेटा सार्वभौमिक, हर जगह पर। तो मैम उसका मीनिंग तो अगर हम इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल होगा ना। हाँ जी, लर्निंग इज यूनिवर्सल भी बोल सकते हो आप, लेकिन इनकी बुक में खाली लर्निंग इज यूनिवर्स लिखा है। वैसे तो यूनिवर्सल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हो। हाँ, लर्निंग इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, SAL, ठीक है, यूनिवर्सल है हमारी, ठीक है। हम कहीं पर चाहे आप कुछ भी लगा लो, जीव जंतु लगा लो, वो भी कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं, उनकी जैसी लाइफ है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारी, ठीक है, जीवन भर चलती रहती है। जब भी कुछ सीखते हैं तो हमारी डेवलपमेंट होती है। लर्निंग क्या है, डायनामिक है, गतिशील है, रुकती नहीं है कभी भी लर्निंग। आगे क्या है, लर्निंग इज कंडीशनल। कंडीशनल कैसे है कि ये हमें एडजस्टमेंट करने की पावर सिखाते हैं। लर्निंग इज कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस से हम नई नई बातें सीखते हैं। लर्निंग इज ऑब्जेक्टिव, हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम सीख पाते हैं और जल्दी सीख पाते हैं जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस, लर्निंग क्या है, अगर हम अपनी बुद्धि से ध्यान से सोच समझकर कोई बातें सीखते हैं तो हम जल्दी सीख पाते हैं। लर्निंग इज इन्वेंशन, लर्निंग क्या है हमारा, इन्वेंशन एक नई चीज को खोज रही है, ठीक है, हमने कोई काम सीखा है नया तो वो क्या है कि इन्वेंशन है। लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग हमें क्या है, एक्टिव बनाती है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत हम अपने आप भी सीख सकते हैं, दूसरों को देखकर भी सीख सकते हैं। लर्निंग बाय इन्वायरमेंट, और लर्निंग क्या है, हम अपने कुछ चीजें हम अपने वातावरण से भी सीखते हैं, ठीक है। तो क्लियर एवरीवन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को फैक्टर अफेक्टिंग बताने, लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताने कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप। और इसमें भी दोनों बुक्स में ना अलग अलग वो दे दिया है। इसमें पहले टाइप ऑफ लर्निंग दे दी है और फैक्टर अफेक्टिंग आपका जो इंग्लिश मीडियम में है वो 4th वाला क्वेश्चन दिया है आपका।
ठीक है। हिंदी मीडियम में सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग वाला, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, और इंग्लिश मीडियम में है फोर्थ वाला क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट सम फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, 155 पेज पे। अब देखो भी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, देखो इसने 3 तरीके से बताया है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। सबसे पहले तो आपका इंडिविजुअल फैक्टर, सेकंड है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्ड है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, आपकी लर्निंग को 3 तरह के आपको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो होते हैं हमारे इंडिविजुअल फैक्टर, दूसरे हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, एंड तीसरे है हमारा पाठ्य पुस्तक संबंधी, यानी कि जो भी हमारी सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी है हमारी वे सारे फैक्टर। अब इसमें आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर में जो हमारी फिजिकल हेल्थ है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ का हमारे लर्निंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ठीक है, हमारी जो क्यूरियोसिटी है लर्निंग की, वो हमारा इंटेलिजेंसी लेवल, टाइम पीरियड, बच्चे की एबिलिटी और मैच्योरिटी। ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर में आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, हमारी फिजिकल हेल्थ लर्निंग के प्रोसेस में सबसे जो ज्यादा प्रभावित करती है वो हमारी हेल्थ करती है। ठीक है, बच्चे का शारीरिक रूप से कोई परेशानी होती है तो वह पूरा ध्यान क्या है उसकी तकलीफ की तरफ रहता है और वह ठीक ढंग से क्या है सीख नहीं पाता है। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं क्या है क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगी, क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगी तो मैं सीख नहीं पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद है मेंटल हेल्थ। अब सीखने के लिए क्या है हमारी मेंटल हेल्थ का होना भी जरूरी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी बच्चे के क्या है लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। यदि बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वह उचित ढंग से किसी भी कार्य को करने में ध्यान नहीं लगा पाएगा और क्या है मानसिक रूप से परेशान है। ठीक है, आगे है आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है सीखने की, अधिगम की तत्परता कितनी है। जो थार्डाइक है वो ये बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए जितना हमें लगन दिखाएगा ना वह उस चीज को उतना ही जल्दी सीख पाएगा। जिसके अंदर सीखने की इच्छा ज्यादा है ना वही जल्दी चीजों को सीखता है, और जिसको क्या है जबरदस्ती सिखा रहे हैं तो वो क्या है अपना ध्यान उसके ऊपर नहीं लगा पाता। ठीक है, तो लर्निंग की जितनी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होगी उतनी ही जल्दी हम लर्निंग कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम किसी काम को सीख पाएंगे। उसके बाद क्या है हमारा इंटेलिजेंसी लेवल। ठीक है, यदि बच्चे का इंटेलिजेंसी लेवल अधिक है तो वह किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है, जिसका इंटेलिजेंसी लेवल कम होता है वह कार्य को सीखने में क्या है ज्यादा समय लगाता है। बस यही बात है। टाइम पीरियड, अगर कोई बच्चा अधिक समय तक कार्य को सीखता है तो लर्निंग की प्रक्रिया में तो उसे क्या है थकान अनुभव होने लगती है। ठीक है, फटीग होने लगती है उसको, तो इसके लिए क्या है लर्निंग की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और लर्निंग धीमी हो जाती है। टाइम पीरियड, अगर कोई बच्चा सीखने में ज्यादा समय लगा रहा है ना तो वह थक जाता है, और थक जाता है तो फिर वह क्या है अपना सीखने का जो क्या है सही ढंग से सीख नहीं पाता है, थक जाता है, तो इससे क्या उसकी लर्निंग प्रभावित होती है। ठीक है, बच्चे की एबिलिटी कितनी है सीखने की। ठीक है, किसी कार्य को सीखने के अंदर हमारे अंदर उस चीज को सीखने की एबिलिटी है भी या नहीं है। अगर मेरे अंदर किसी चीज को सीखने की एबिलिटी तो मैं उसको जल्दी सीख जाऊंगी। ठीक है, तो सही ढंग एवं निपुणता से सीख जाएंगे। यदि बच्चे के अंदर उस कार्य को करने की एबिलिटी ही नहीं है तो चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, आगे है आपके मैच्योरिटी। प्रत्येक बच्चे का क्या है मैच्योरिटी के साथ साथ उसके जो लर्निंग की एबिलिटी है उसमें भी क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब जैसे आप लोग क्या है बीएड तक आते आते क्या आप लोग मैच्योर हो जाते हो तो आप बहुत सारी चीजों को क्या है सिर्फ सुनकर ही आप लोगों को वो समझ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें क्या है जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है तो हम अपने आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी चाहे हम उसे कितना भी सीखने का प्रयास करें, अगर हमें बहुत सी चीजें बालक तभी सीख पाता है जब उसे मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, चाहे हम उसको कितना ही बता ले बचपन में, अगर जब उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी वो चीजों को अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, आपके ये थे आपके इंडिविजुअल फैक्टर।
आप लोगों का जो इंग्लिश मीडियम है उसमें बेटा मिक्स करके दे रखे हैं, स्पीक वाला भी दे रखा है, अटेंशन वाला भी दे रखा है, मैच्योरेशन वाला भी दे रखा है। ठीक है, आपके मिक्स करके दे रखे हैं और हिंदी मीडियम में अलग अलग बना के दे रखे हैं। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल फैक्टर। ठीक है, मैम उसके आप बाद एक बार, मैम ये बोर्ड पे लिखवा दोगे आप? मैं वही बोर्ड पे लिख दूंगी मैं तो। मैंने थैंक बोर्ड यू पे मैम। नहीं लिखा कि तुम्हारी बुक में दे रखे, बस मिक्स करके दे रखे और कुछ नहीं कर रखा। मैम वो कैटेगराइज रहेगा ना तो जल्दी दिमाग में जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल फैक्टर इंडिविजुअल फैक्टर भैया ये आप स्पेलिंग देख लेना। आगे इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आगे आपके या फिर आप इसको सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्री टाइप के आपने फैक्टर बताए हैं, इंडिविजुअल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और एक है आपका टेक्स्ट बुक रिलेटेड फैक्टर, या आप इसको सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड फैक्टर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल में आती है आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सेकंड है आपकी मेंटल हेल्थ, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग। क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग देख लेना आपने, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग स्पेलिंग करेक्ट देख लेना आपने क्यूरियोसिटी की। आगे है लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, आगे आपका टाइम पीरियड, उसके बाद आपकी एबिलिटी,
मैच्योरेशन या मैच्योरिटी आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये है आपके इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में है आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेलोसिटी ऑफ लर्निंग, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, टाइम पीरियड, एबिलिटी एंड मैच्योरेशन या मैच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर में, इन्वायरमेंटल फैक्टर में है आपका फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट। सेकेंड है आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका सोशल इन्वायरमेंट। मैम क्या है लास्ट में मेच्योरेशन या मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरिटी, ये तो दिया हुआ है आपके में, 17 पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में मैच्योरेशन। MATURITY। आगे आपका साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। PSY होगा। हाँ हाँ, PSY, PSY। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, स्कूल, एंड नेक्स्ट आपका अध्यापक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। इंग्लिश की बुक में कौन सा पेज नंबर है मैडम? इंग्लिश के बुक में है बेटा, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पेज नंबर 155। उसमें बस इकट्ठे करके दे रखी है, इसमें हिंदी मीडियम में अलग अलग करके दे रखे हैं। आगे है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। उसके बाद आते हैं आपके टेक्स्ट रिलेटेड फैक्टर में आते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, साइज ऑफ कंटेंट, size of content, serial order of content, illustration, presentation, illustration, presentation, language style, audio visual behavior, audio visual
ऑडियो विजुअल मटेरियल, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट है आपका purposiveness of subject matter, purposiveness purposiveness of subject matter, difficulty level of various subject, इतने नीचे दिख जाएगा आप लोगों को, difficulty level of subject level of various subject, मेरे ख्याल में नीचे का तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, इससे मैं बोल देती हूँ एक बार। सबसे पहले वाला है हमारा फैक्टर रिलेटेड टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सेकंड है साइज ऑफ कंटेंट, थर्ड है सीरियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट, फोर्थ है इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन, फिफ्थ है लैंग्वेज स्टाइल, सिक्स्थ है ऑडियो विजुअल मटेरियल, नेक्स्ट है आपका सेवंथ वाला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, एट्थ है आपका पर्पसिवनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एंड लास्ट आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है मैम क्या पेपर में सारे टॉपिक लिखना पड़ेगा ये? बेटा, इतने सारे आपको याद तो नहीं रहेंगे ना, जी मैम वही तो इतना जो याद रह जाए वो लिख लो बेटा। उसने कौन सा बोला कि तू सारे एज इट इज लिख, इनमें से 5 7 2 3 याद तो हो जाएंगे ना, 2 3 इससे याद हो जाएंगे, 2 इससे 2 3 इससे लिख देना क्वेश्चन एज इट इज। 20 पॉइंट तो किससे याद रहते हैं? वही तो मैम हो गया। 20 पॉइंट याद नहीं रहते बेटा, जो आपको याद रह जाए वो लिख देना। जी मैम। अब देखिए सबसे पहले ये मैंने करवा दिया, ये समझ में आया ना, इंडिविजुअल फैक्टर, फिजिकल हेल्थ का इफेक्ट पड़ता है, अगर हम बीमार हो जाए तो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अगर मेंटल हेल्थ खराब है हमारी तो भी नहीं सीख पाएंगे। क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कितनी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, अगर मैं लगन है मेरे अंदर किसी चीज को सीखने में, जल्दी सीख जाऊंगी। लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी भी, अगर किसी बच्चे का लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी अच्छा है तो वो क्या है जल्दी सीख पाएगा, और जिसका क्या है अच्छा लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी अच्छा नहीं है तो वो टाइम लेगा सीखने में, टाइम पीरियड भी लगता है। टाइम पीरियड में क्या होता है, अगर जितना लंबा टाइम हम लेंगे ना किसी चीज को सीखने में तो हम थक जाएंगे, उस चीज से बोर हो जाएंगे। आगे है एबिलिटी, एबिलिटी भी देखनी पड़ती है, अगर बच्चे के अंदर क्या ये कैपेसिटी कि वो सीख सकता है तो हम सिखा देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कितना ही सिखा लो फिर भी वो सीख नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है सीखने की। एक चीज, कुछ चीजें होती है जो हमें मैच्योरिटी की बाद समझ में आती हैं, ठीक है। अब जैसे आप मैच्योरिटी की में आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारी जो बच्चे एडोलसेंस में आते हैं, एडोलसेंस की बातें उनको बचपन में समझ में नहीं आती, आप कितना ही समझा के कोशिश देख लो, जैसे ही उनके शरीर में वो चेंजेस आएंगे ना तब बच्चे अपने आप समझ जाते हैं। तो ये होता है मैच्योरेशन के अंदर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में है हमारा फैमिली इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारा जैसा परिवार का माहौल होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। क्लासरूम में इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। क्लास में जो चीजें सिखाई जाती हैं उनको बच्चा, कुछ चीजें ऐसे होती है क्लास में जैसे कोई वगैरह बोले, एक्टिविटी वगैरह बोला तो क्लासरूम में ऐसी चीजें सिखाई जाती है बच्चा जल्दी सीख पाता है। सोशल इन्वायरमेंट, कुछ चीजें क्या है हम अपने समाज से, आस पड़ोस से सीखते हैं। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट
के अंदर क्या होता है भाई, ये देख के बताती हूँ। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट सबसे बच्चों के द्वारा कक्षा में आपसी कोऑर्डिनेशन की प्रकृति के अंदर आती है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन का माहौल होता है, बच्चा एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है और आपस में बोलचाल और अच्छी वाणी बोलना, ये चीजें सीखते हैं और लर्निंग क्या सुचारू रूप से चल पाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे की लर्निंग में बाधा आती है। तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बच्चा क्या है, क्लासरूम में रह रहा है, आपस में फ्रेंडली बनते हैं, एक दूसरे के हेल्प करना भी सीख रहा है। स्कूल इन्वायरमेंट का भी क्या होता है, स्कूल इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर ज्यादा डिसिप्लिन है, बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर बच्चा क्या है, कुछ चीजों को आते हुए भी नहीं शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि विद्यालय के अंदर बच्चा बंदिश महसूस करेगा तो अनुशासनहीनता अधिक होती है। और यदि देखो अनुशासन में, ज्यादा अनुशासन में रखना वो भी ठीक नहीं है, अगर अनुशासन को तोड़ रहे बच्चे तो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमें विद्यालय में जो हमारा उसका लेवल है, हमारा अनुशासन बनाने का, ठीक है, डिसिप्लिन का जो लेवल है उसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि बच्चे की लर्निंग में कोई डिफिकल्टी ना आए। साथ ही जो हमारा स्कूल है ऐसी जगह पर क्या होना चाहिए जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचे, जहां पर कूड़ा कचरा है या फिर लगा लो साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे क्या है, कुछ केमिकल वगैरह निकल रहे, कोई फैक्ट्री वगैरह, तो ऐसी जगह पर स्कूल नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। स्कूल ऐसी जगह हो जहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा हो, कंडीशन भी अच्छी हो। उसके बाद है पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। कुछ सारी चीजें, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर क्या है, कुछ बच्चे क्या है अपने टीचर को अपना आइडल मानते हैं, ठीक है, और उनके व्यक्तित्व से, उनके गुणों से, उनके व्यवहार से भी बच्चे के क्या है, कुछ ना कुछ सीखते हुए, कुछ तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से बच्चे क्या होता है अपने टीचर से प्रभावित होता है, ठीक है। अतः कहना उचित होगा कि एक टीचर की पर्सनैलिटी के जितने भी गुण हैं एवं व्यवहार, जो भी बिहेवियर टीचर कर रहा है, वह बच्चे की लर्निंग प्रक्रिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो एक टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो भी, अब मान लीजिए एक टीचर बड़ा खड़ूस है, मारता है बच्चों को, तो बच्चे क्या वो सब्जेक्ट से डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक रिलेटेड फैक्टर या सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड फैक्टर भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, दो फैक्टर सबको। यस मैम। उसके बाद आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक रिलेटेड फैक्टर। हाँ जी तमन्ना। मैम हम सेफ्टी भी लिख सकते हैं इसमें, क्या? सेफ्टी ऑफ स्कूल, सेफ्टी ऑफ स्कूल। क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिव स्कूल बोला क्या आप, बोला फिर से बोलना बेटा, मेरे को इतनी दूर से सुना ही नहीं देता, फिर से बोलो। मैम जैसे क्रिएटिविटी और सेफ्टी दोनों ही पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। बेटा क्रिएटिविटी तो आप आ ही गया, क्लासरूम में आ गया, क्लासरूम का जो पॉइंट लिखोगे ना आप उसमें लिख सकते हो आप क्रिएटिविटी वाला। और सेफ्टी, सेफ्टी और स्कूल एनवायरनमेंट में अगर हम अनुशासन रखेंगे तो सेफ्टी इसके अंदर ही तो आ गया, स्कूल के अंदर। मैम हम लोग अपने मन से पॉइंट बना के लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है मैम। अगले बंदे को चेक करने वाले को कौन सा 20 के 20 पॉइंट याद है, मैंने समझा दिया, मेरे को कौन सा 20 के 20 पॉइंट याद है, अभी समझाऊंगी, कल तक मैं भी भूल जाऊंगी, 2-4 याद रहेंगे। ओके मैम। इसमें जो मेन है जिन पे ज्यादा फोकस कर लिया वही दिमाग में रहेंगे, बाकी तो भूल ही जाएंगे। आगे है फैक्टर रिलेटेड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्या फैक्टर बताए इन्होंने, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है, लर्निंग प्रोसेस को, जो हमारा सब्जेक्ट का जो नेचर है वो हमारी लर्निंग को बहुत इफेक्ट डालता है। सीखी जाने वाली वस्तु यदि सरल है, ठीक है, तो जो एवरेज जो स्टूडेंट है उसको सरलता से सीख जाते हैं। अगर चीजें डिफिकल्ट है तो जो एवरेज बच्चे हैं वो चीजों को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो सरल पाठ्यक्रम के इसके अतिरिक्त जो भी बच्चों की जो भी पोएम होती है, आपका मैथ साइंस आदि की प्रकृति भिन्न होने के कारण भी लर्निंग प्रोसेस प्रभावित होती है। अब इसने बोला है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस टाइप का सब्जेक्ट होता है ना, बच्चा क्या है उससे रिलेटेड, अगर मान लीजिए इजी है तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा, कुछ चीजें हमारे डिफिकल्ट, अब हमारे देखो बच्चे आपके 10th तक नॉर्मली 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस SST, और एक सब्जेक्ट है वो अपनी मर्जी से चूज करते हैं। आप संस्कृत ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं।
ठीक है, या फिर और भी कंप्यूटर भी ले सकते हैं। तो जैसे ही सब्जेक्ट का नेचर होगा, अगर इजी है तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा। जैसे कुछ बच्चों को क्या है, साइंस और मैथ डिफिकल्ट लगता है तो उसको समझने में वो टाइम लगाते हैं। हिंदी उनको बिल्कुल इजी लगती है तो वो जल्दी सीख पाते हैं उसको। ठीक है, आगे है साइज ऑफ कंटेंट। साइज कितना है ये भी इफेक्ट डालता है। अगर आपका मान लीजिए कंटेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है तो भी सीखने में बच्चे को क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। अगर कंटेंट छोटा होता है तो बच्चे को वो चीजें याद करने में, सीखने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। अगर ज्यादा बड़ा कंटेंट है तो बच्चा देख देख के वैसे ही थक जाएगा। आप छोटे बच्चों को देखना, कभी उनको दिख जाए ना बड़ा क्वेश्चन याद करना, लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, तो बच्चे ना याद करके खुश नहीं होते, वो तो उसको देख के ही डर जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को वो इजीली याद कर लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीरियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट। प्रत्येक जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वस्तु का जो आपका कठिनाई लेवल होता है वह अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के क्या है, सीरीज के अकॉर्डिंग उनको सिखाने की प्रोसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल अगर हम व्यू से देखें तो छात्र को पहले क्या है, हमें इजी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए और बाद में क्या है, हमको डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। ऐसा करने से वह कठिन विषय वस्तु को आसानी से सीख सकेगा। अगर दूसरी बात की जाए तो जो छात्र के सामने जो पाठ्य पुस्तक है प्रस्तुत करते समय हमें टीचिंग के महत्वपूर्ण सूत्र सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का अनुसरण करना है और इसी से क्या है, बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो सीरियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट, तो हमें जो कंटेंट है, मान लीजिए जो इजी सब्जेक्ट है, मान लीजिए अब मान ले हमारा बच्चा 10th में है और मुझे एवरेज सा बच्चा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको, सबसे पहले बेटा देख तेरे बोर्ड के एग्जाम में आपको, आप अपने से ही ले लो, आपके 5 सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा आप उसकी तैयारी सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, ऐसे ऑर्डर से क्या है, सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि बेटा पहले आप ये इजी सब्जेक्ट है ये वाला कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो। तो इससे क्या है, हमारा बच्चे को ये हो जाएगा, हाँ कम से कम मेरे को ये इतनी चीजें तो लर्न हो चुकी हैं। मान लीजिए जो डिफिकल्ट चीज उसको लगती है पहले हमने वही दे दी उसको, उसके चक्कर में ना वो बाकी 5 सब्जेक्ट की भी बैंड बजा देता है। तो हमें क्या है, अगर हमें अपने टीचिंग में भी कैसा मेथड अपनाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी चीजों से हमें कठिन चीजों की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा सीरियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट। उसके बाद है इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन। अगर हम कोई भी बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, तो अगर हम उसको बच्चे को रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी हम उसको एग्जाम्पल दे देंगे, इलस्ट्रेशन के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर देंगे, तो बच्चा क्या उस चीजों को आसानी से सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज स्टाइल। सीखने की प्रक्रिया में जो हमारी भाषा शैली है उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि एक लेखक ने किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को क्या किया है, डिफाइन किया है। एक अच्छे लेखक की यह पहचान होती है कि वह कठिन से कठिन चीजों को भी क्या है, आपकी विषय वस्तु को सरल भाषा में व्यक्त कर छात्रों को समझाता है। इस दृष्टि से जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी वस्तु को यदि सरल भाषा में बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो वे सरलता से उसे सीख लेते हैं। इसलिए जो हमारा लैंग्वेज स्टाइल है उसका भी क्या होता है, हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लैंग्वेज स्टाइल का मतलब क्या है, आपके लैंग्वेज स्टाइल का मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूँ। कुछ टीचर क्या है डिफिकल्ट वे से समझा रहे हैं, कुछ टीचर चीजों को बिल्कुल इजी करके समझा रहे हैं। तो सबका क्या होता है, लैंग्वेज स्टाइल अलग होता है। अगर लैंग्वेज स्टाइल, अगर मान लीजिए किसी राइटर है, हमारे राइटर में भी अलग, मान लीजिए एक किताब है आपकी, एक किताब के 10 राइटर, आप मैथ का देख लो, एक होती है एनसीईआरटी की बुक और एक होती है आरडी शर्मा की बुक। आपकी आरडी शर्मा की बुक एनसीईआरटी के मुकाबले क्या है, डिफिकल्ट है। तो जो एवरेज बच्चे हैं उनको हम क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज स्टाइल है वो भी हमारी लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है। जब बच्चे को एनसीईआरटी ही नहीं आ रही तो उसको आरडी शर्मा की बुक कराने का क्या फायदा। ठीक है, तो हमारा लैंग्वेज स्टाइल, हमारा समझाने का स्टाइल भी क्या कर रहा है, बच्चे को इफेक्ट कर रहा है। आगे है ऑडियो विजुअल मटेरियल, सर्वे दृश्य सामग्री। बच्चे को जब भी हमें समझाना है, अब देखो अगर मैं ये स्क्रीन ऑफ कर दूं ना तो आप 1 मिनट में बोलोगे कि मैडम आप ना इसको ऑन कर लो स्क्रीन को अपनी को। तो क्या है, हमारे सामने जो चीज हम देखते हैं और जो चीज हम सुनते हैं, देख कर सुनकर जो चीजें काम करते हैं वो हमें जल्दी समझ में आता है। इसीलिए हमारी पढ़ाई क्या है, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ तो आप क्या उस चीज को इजीली समझ पा रहे हो, देख के आप उसको इजीली अडेप्ट कर पा रहे हो। आगे आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है तो उसको आप जल्दी सीख जाओगे, अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आप लेट सीखोगे। ठीक है, आगे है आपका
पर्पसिवनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है सीखने का, ये भी क्या है आपका आपकी लर्निंग को इफेक्ट करता है, छात्रों की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। अगर उसके बाद अगर आपके सामने किसी विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्ण है, अगर आपका उसके सामने ऑब्जेक्टिव है कुछ, तो उस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के आप सीखते हो तो आप चीजों को सरलता से सीख जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या है, जो भी हमारा कंटेंट है उसकी संरचना के जितने भी प्रिंसिपल उनका पालन करके विषय वस्तु को क्या है कंपाइल करना है, और इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल वे जो आपके तार्किक दृष्टि है, ठीक है, उस दृष्टि से आपको उस चीज को सीखना है, जिससे आप क्या है कठिन से कठिन और सूक्ष्म तरीके से आप क्या है समझ पाओगे। इसमें चित्र आप क्या पिक्चर के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, डाटा के द्वारा और एग्जाम्पल के द्वारा आप सीख जाते हैं। इसने बताया भाई पर्पसिवनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपका सबसे पहले ना आप ऑब्जेक्टिव देखो, आप क्यों पढ़ रहे हो ये चीज। अगर आपके सामने सही ऑब्जेक्टिव है ना, तो आपको किसी को ना एक्सटर्नल मोटिवेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में खुद चीजों को, क्योंकि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन इतना हो जाएगा। जब आपके सामने किसी ऑब्जेक्टिव को रख के हम किसी चीज को सीखते हैं ना, तो हम क्या है उस चीज को बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी सीख जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिफिकल्टी लेवल ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय की क्या होती है, जो नेचर होता है वो अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे छात्र की रुचि के स्वरूप भी उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को सुनिश्चित किया गया कि इनके डिफिकल्ट लेवल ऑफ सब्जेक्ट का जो डिफिकल्ट लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो भी क्या कर रहा है छात्र को इफेक्ट कर रहा है। अंग्रेजी मान लीजिए किसी स्टूडेंट की इंग्लिश में इंटरेस्ट लेता है, तो वह दूसरा गणित में यानी कि उसको मैथ में या किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है कि उसकी रुचि ना हो। तो क्या तो जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनका डिफिकल्टी लेवल भी एक दूसरे से भिन्न होता है, और जो क्या होता है कुछ सब्जेक्ट इजी होते हैं और कुछ क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस प्रकार यह तर्क संगत है कि कुछ विषय जैसे आपके म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गया, आपका आर्ट हो गया आदि, लड़कियां ज्यादा इंटरेस्ट उसमें लेती हैं, जबकि लड़के आपके क्या है साइंस में, मैथ में, सामाजिक और जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उनमें ज्यादा क्या लेते हैं इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, बाकी आजकल का तो जमाना क्या है, लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही है। ठीक है, तो अब इसने बताया हमारा टेक्स्ट बुक रिलेटेड फैक्टर, जिसमें सबसे पहले नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपके सब्जेक्ट का कैसा नेचर है, डिफिकल्ट नेचर है या इजी नेचर है, वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट आता है। साइज ऑफ कंटेंट, अगर हमारा कंटेंट ज्यादा बड़ा है तो हमें समय भी ज्यादा लगेगा उसको सीखने में, अगर कंटेंट छोटा है तो हम जल्दी उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद है सीरीज ऑफ कंटेंट, अगर हम एक सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो वो भी हमें इफेक्ट कर रहा है। यानी कि सीरीज का मतलब मान लीजिए कोई एवरेज बच्चा, उसको मैं पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट याद ना करा के, डिफिकल्ट टॉपिक ना करा के मैं पहले इजी टॉपिक ले लेती हूँ ताकि वो तो बच्चों को क्लियर हो जाए। उसके बाद है इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन, कि आप जब भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो अगर साथ ही साथ आप उसको एग्जाम्पल दे देते हो तो वो क्या है जल्दी उस चीज को सीख पाता है। लैंग्वेज स्टाइल, मेरा बोलने का क्या स्टाइल है, मैं किस तरीके से आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, उससे भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं क्या है डिफिकल्ट लेवल, अगर मैं डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करूंगी तो आपको क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैं पूरा का पूरा बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे बोल के चली जाऊँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट आपको क्या बता समझा रही हूँ अपने लैंग्वेज स्टाइल में, तो वो क्या है आपकी, अगर मैं इजी लैंग्वेज यूज करूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। खाली बुकिश लैंग्वेज बोलती मैं यहाँ पे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है। उसके बाद हमारा ऑडियो विजुअल मटेरियल, ठीक है, आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, देखकर सुनकर चीजें जल्दी समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टिंग सब्जेक्टिव मैटर, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है इंटरेस्टिंग है तो हम जल्दी सीख पाएंगे। पर्पसिवनेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर हम किसी उद्देश्य को लेकर हमारे सामने रखे कोई उद्देश्य लेकर हम पढ़ते हैं तो हम इजीली उसको सीख पाते हैं। आगे है डिफिकल्टी लेवल ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट क्या है डिफिकल्टी, आपका डिफिकल्टी और नेचर ऑफ सब्जेक्ट एक जैसा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट कर लेना आप, डिफिकल्टी और नेचर में से। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? बोल दो भाई, मेरा बोलते बोलते गला दुखने लग गया है। यस मैम, हाँ क्लियर मैम समझ आ गया। है। यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। मैम बुक्स में जो ये 20 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो तो ये जो पॉइंट्स आपने करवाया है उससे तो अलग है, तो क्या वो हाँ, ये पॉइंट्स? देखो एक बार मैं इंग्लिश वालों पे भी बता देती हूँ। इसमें क्या हाँ है
डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आगे पीछे करके दे रखे होंगे। देखो सबसे पहले आपने देखो एक तो मोटिवेशन वाला, मोटिवेशन क्या है, अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट है तो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, उसमें आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं लास्ट से चल रही हूँ, पहले इसी करा रही हूँ, पहले 20 वाला पॉइंट बता रही हूँ मैं मोटिवेशन वाला। मोटिवेशन में देखो कुछ तो बच्चों को, अब जो 10वीं में बच्चे हैं उनको क्या है, एक तो कुछ बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन होता है, अपनी इच्छा से वो पढ़ रहे हैं कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी के पेरेंट्स ने बोला होगा बेटा अगर तू 10वीं में अच्छे नंबर ले लेगा ना मैं तुझे ये वाला फोन दिला दूंगा या तुझे बाइक दिला दूंगा, तो कुछ बच्चे इस लालच में पढ़ रहे होंगे। तो जो मोटिवेशन है तो हमारा वो भी, हमारा मोटिवेशन लेवल भी हमारी लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है। इंटरनल मोटिवेशन है तो हम ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हमारी सीखने में मदद करता है। उसके बाद आता है फटीग। फटीग होता है थकान, जो आपने टाइम पीरियड पढ़ा ना, यहाँ पे अगर आप ज्यादा टाइम लोगे किसी सब्जेक्ट को सीखने में तो आप थक जाओगे, आपके पास और चीजों का टाइम नहीं लगेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जैसे स्लो हो, कुछ बच्चों को धीरे याद होता है, या कुछ बच्चों की याद तो वो कर लेते हैं लेकिन उसकी जो राइटिंग होती है वो स्लो होती है, तो वो भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है, क्योंकि वो लिखने में फिर स्लो रहेगा तो बाकी सब्जेक्ट्स का काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर फटीग, अगर हम लंबे या तो कोई हमारा हेल्थ इश्यू हो जाए, या हेल्थ इश्यू हो जाए तब भी हम थक जाएंगे, या फिर दूसरा टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो भी हम थक जाएंगे, तो फटीग का यहाँ पे है। अटेंशन, अटेंशन कैसे है भाई हमारी, ये भी क्या है, सर्टेन सेंसरी इनपुट द एक्सपीरियंस एट टाइम थ्रू वी आर ओवरलोडेड विद सो मेनी एक्सटर्नल इंटरनल सेंसरी इनपुट। देखो भाई अटेंशन, हमारा ध्यान, ध्यान कब होता है हमारा, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेंसरी इनपुट इसने बताई है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंडक्ट द प्रोसेस नोन एज अटेंशन, सो अटेंशन इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ परसेप्शन। किसी चीज को सीखने के लिए उसके अंदर हमें ध्यान क्रिएट करना पड़ता है, अगर हमारा ध्यान अच्छे से, हमारी अटेंशन है किसी चीज को सीखने के प्रति, तो हम क्या उसको इजीली सीख पाएंगे। आगे है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल फैक्टर में आया था आपका मैच्योरेशन वाला पॉइंट। उसके बाद है आपका मैथमेटिशियन इफेक्ट। मैथमेटिशियन इफेक्ट कंडक्ट बाय रोथकोफ 1970 में, रेफर टू द वेरियस थिंग दैट लर्नर डू द प्रिपेयर एंड असिस्ट देयर ओवन लर्निंग। These effect refer to the active information processing by learner. Mathematician activity include answering एडसेंस क्वेश्चन और टेकिंग नोट्स एंड कैन इनहांस लर्निंग। देखो बेटा इसने बोला है हमारा मैथमेटिक देख लेना भैया, मैथमेटिशियन जो भी इफेक्ट है उसने ये बोला है, अगर मान लीजिए हम साथ साथ, कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं, ये क्या है हमारा रोथकोफ ने ये दिया है 1970 में, अगर हम लर्नर साथ साथ में अपनी कुछ चीजें नोट करता चलता है अपनी लर्निंग के साथ साथ, अब जैसे आप लोगों क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहे हो आप अपने, तो आपको बाद में भी उन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसका इफेक्ट हमारा क्या है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, लर्नर ने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो कलेक्ट करी है, अगर उसको वह क्या करता है अपने पास साथ साथ में प्रिपेयर कर लेता है चीजों को, जो चीजें साथ साथ में, क्योंकि बाद में तो हम भूल जाते हैं क्लास में क्या करा था, अगर आपने साथ साथ नोट कर लिया तो उसको क्या है लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहेगा, और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर भी जल्दी कर पाओगे। तो इसमें क्या है, हमारी लर्निंग को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए टेकिंग नोट्स, ठीक है। तो ये क्या बताया इन्होंने, मैथमेटिक इफेक्ट बताया है, ठीक है, कि हमें चीजों को साथ साथ नोट करते चलना चाहिए। आगे है टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैम ये इफेक्ट कौन से फैक्टर के अंदर आएंगे, इंडिविजुअल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर? ये तो बेटा मेरे ख्याल में आपके चीजें तो जो देखो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं क्लासरूम में भी, दूसरा क्या है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड भी है, हमारा टेक्स्ट बुक में डाल रहे हैं टेक्स्ट बुक रिलेटेड, क्योंकि चीजें हम जो यहाँ पर हमें डिफिकल्टी आ रही है, अगर हम उनको क्या है साथ में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो वो हमें इजी रहेगा, तो इसमें डाल देना आपको टेक्स्ट बुक रिलेटेड फैक्टर में इसको। आगे है टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट, ये तो है टेक्स्ट वाले का, इसका ये हम सारे पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट मिसकंसेप्शन इफेक्ट है, ये स्टूडेंट के लिए बिहेवियर वाला, इंडिविजुअल के बिहेवियर में आ जाएगा आपका ये स्टूडेंट मिसकंसेप्शन इफेक्ट है। अगर बच्चा क्या है, कोई किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, ठीक है, उसका या तो क्लास की तरफ ध्यान नहीं है या उसमें की तरफ ध्यान नहीं है, ठीक है, तो ये इससे मेंटल में भी आ सकता है या फिजिकल इफेक्ट में भी आ सकता है कि बच्चे का ध्यान किस कारण नहीं है क्लास, तो ये आपके
इंडिविजुअल फैक्टर का पार्ट है। आगे है इन्फेरेंस इफेक्ट। इन्फेरेंस ओकर व्हेन लर्नर यूज स्कीम्स और अदर प्रायर नॉलेज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट इंटेंड मीनिंग दैट गो बियॉन्ड व्हाट इज द एक्सप्रेसिंग स्टेट इन द टेक्स्ट। Three kind of inference are case, grammar, presuppositions, conceptual डिपेंडेंसी, इंफेरेंस एंड लॉजिकल डिडक्शन। इंफेरेंस इफेक्ट में क्या आ गया है भाई, जो लर्नर है कुछ स्कीम्स अदर प्रायर अपनी कुछ चीजें हैं, मान लीजिए मैंने कुछ टॉपिक आपको बोल दिया, आज मैं टॉपिक लर्निंग का टॉपिक शुरू कराया, मैं अगर आपसे कुछ पूछती, ठीक है, तो आप लोगों के क्या होते थे, अलग अलग जवाब होते थे, यानी कि कुछ ना कुछ जो हमारी प्रीवियस नॉलेज जो होनी थी हमारी अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पर भी हम आपको कुछ, आप मेरे को कुछ ना कुछ जवाब देते कि भाई लर्निंग ये होती है, लर्निंग वो होती है, ठीक है। तो इनफीरियर इफेक्ट में ये बोला गया है कि प्रायर नॉलेज टू इनफीरियर अबाउट इंटेंट मीनिंग टू द बियॉन्ड व्हाट इज, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है ना उससे रिलेटेड जो भी आपकी पहले की नॉलेज है, आज जो चीज आप सीख रहे हो इसमें क्या कुछ एग्जाम्पल आपने पहले लाइफ के इसमें डाले हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को भी आपने इसके साथ अटैच किया है, फिर आपने क्या है अपना टेक्स्ट था जो भी कंटेंट था उसको आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका इनफेरेंस इफेक्ट। ये भी इसने क्या है तीन प्रकार के बताए हैं, प्री सपोजिशन, कंसेप्चुअल और एक लॉजिकल, ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने आज की जो चीज है उसको पीछे वाली नॉलेज के साथ अटैच करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका इन्फेरेंस इफेक्ट बताया। प्रायर नॉलेज इफेक्ट, ये इन्फेरेंस तो क्या था हमारा प्रायर नॉलेज के कारण, पीके टेस्टिंग के कारण, पिछली जो क्लासों में हमने पढ़ा है उसका इफेक्ट भी हमारे इसके ऊपर पड़ता है, और इन्फेरेंस में प्रायर नॉलेज को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उसके बाद है लेवल इफेक्ट, कैसा लेवल है, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर डिफिकल्ट है तो आपको समझने में देरी लगेगी, इसे तो आप जल्दी समझ जाओगे। एब्स्ट्रैक्शन इफेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन में क्या टेंडेंसी, लर्निंग पे अटेंशन और रिमेंबर दैट। देखो भाई एब्स्ट्रैक्ट चीजें क्या होती हैं, एक तो होती है आपकी मूर्त चीजें जो आपको दिखाई दे रही है उसको आप जल्दी सीख जाते हो, अमूर्त चीजें जो मैं आपको माइंड में थिंकिंग करने के लिए बोलती, तो कुछ बच्चे तो उसको टाइम से जल्दी सीख जाते, कुछ नहीं सीख पाते, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब है आपका मैनीमोनिक इफेक्ट। मैनीमोनिक स्ट्रेटजी टू एलोबरेट उन्हें रिलेटिव मीनिंग less input by associating the input with more meaningful image or semantic contents. For well knowledge mnemonic method are the place method, the link method, the peg method and the keyword method. mnemonic effect में क्या बताया गया है, आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हो, ठीक है, कुछ रणनीति बनाते हो, अपनी जो चीज है उसको, जो सब्जेक्ट है उसको कुछ रिलेटिव मीनिंगलेस, कोई चीज है मीनिंगलेस थी उसको रिलेट करके आप क्या कुछ उसको मीनिंगफुल चीज बनाते हो, ठीक है। मैम जैसे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए निमोनिक्स बनाते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी। आगे है आपका स्टेट डिपेंडेंट इफेक्ट। स्टेट डिपेंडेंट इफेक्ट में क्या आ गया, स्टेट और कंटेंट डिपेंड इफेक्ट ओकर बिकॉज लर्निंग टेक प्लेस इन विद ए स्पेसिफिक कंटेंट that must be accessible later at less initial within the same context. For example, lists are more easily remember when the test situation more closely resembles the learning situation, apparently due to contextual cues available to aid in information retrieval. इसमें बोला भाई स्टेट डिपेंडेंट इफेक्ट, इसमें ये बोला कि जो भी आपका कंटेंट है डिपेंड इफेक्ट ऑकर बिकॉज लर्निंग टेक प्लेस इन स्पेसिफिक, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो एक स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने कुछ चीजें मैंने कहीं से उठा लिया, आपके सब्जेक्ट में नहीं है फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो क्या आपका सिलेबस एक क्या होना चाहिए, कहाँ था ये, स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए ताकि उसको क्या है आप अच्छे से रिवाइज कर सको, याद कर सको। इसने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपको कोई चीज टेस्ट देना है, टेस्ट से पहले क्या है, जैसे मैथ में आती थी एक ट्रिग्नोमेट्री का होता था, तो उसमें एक टेबल होती थी जो हमें याद करनी पड़ती थी, जैसे साइंस वालों का आपने जो पीरियोडिक टेबल बताई, तो इसने ये बोला कि हम क्या उसको ईजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेट डिपेंड कंटेंट्स, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो भी हमारा सिलेबस है वो क्या होता है फिक्स होना चाहिए, और उसी से सेम रिलेटेड कुछ टेस्ट सिचुएशन में हम याद कर सके, ऐसे हम क्या कर लेते हैं कुछ क्लूज निकाल लेते हैं कि भाई इस चीज को हम ऐसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ प्रोसेस इफेक्ट, किस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं वो आपको इफेक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट, इंटरफेरेंस, ट्रांसफर,
प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा आप सीख पाओगे। सीरियल पोजीशन, सीरियल वाइज इसमें भी पढ़ा था आपने, और मीनिंगफुलनेस इफेक्ट, ये सारे। अब मेरे को ये चीजें पढ़ के मुझे ना ये वाले हिंदी की बुक में जो दे रखे ये इजी लगे मुझे पॉइंट, है ना भाई? जी मैम। इंग्लिश मीडियम वालों कौन से इजी लगे पॉइंट? हिंदी वाले इजी हैं, इंग्लिश वाले? मुझे तो हिंदी वाले लगे, क्योंकि वो हमारी मैम हिंदी वाले इजी हैं, हिंदी वाले इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वो हमें जल्दी क्यों समझ में आए, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, और जो चीजें हमारे रियल लाइफ से को रिलेट करेंगी ना वो हमें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपका 20 पॉइंट इसमें है, 20 से 20-25 पॉइंट ये होंगे, जो से आपको दिमाग में रह जाए वही लिख देना भाई, है ना? जहां से जो चीज आपको इजी लगे ना आप वहीं से उस चीज को उठा लो और वही चीज लग, तो आपको तो एक्सप्लेन करना है। अब आज इतना ही करवा पाऊंगी, उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो आप इसको एक बार अच्छे से बता देते हैं क्या क्या किया था हमने। स्टार्टिंग में किया था हमने लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग क्या होती है भाई? हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्सपीरियंस के कारण या प्रैक्टिस के कारण जो भी परमानेंट चेंज होता है वो हमारी लर्निंग होती है। उसके बाद अलग अलग लोगों ने जो डेफिनेशन दे रखी है, आप उस डेफिनेशन को जो उनसे आपको इजी लगे वो पढ़ लेना, आप वही अडोप्ट कर लेना। उसके बाद हमने पढ़े थे इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लर्निंग में। ठीक है, अलग अलग हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था एक बार जस्ट रिवाइज करा देती हूँ। लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोला था इसमें। डेवलपमेंट, लर्निंग से हमारी डेवलपमेंट होती है। डायनामिक प्रोसेस बोला था। लर्निंग कंडीशनल होती है हमारी। लर्निंग हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हमने पढ़ा था। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज ऑब्जेक्टिव, लर्निंग इज इंटेलिजेंसी, लर्निंग एक्टिव बनाती है। लर्निंग इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरीके से हो सकती है हमारी। उसके बाद हमने पढ़ा था लर्निंग बाय एनवायरमेंट के जरिए, लर्निंग बाय इज इन्वेंशन, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद ये आपके सामने है फैक्टर अफेक्टिंग। 3 फैक्टर अफेक्ट है हमारे। फैक्टर अफेक्टिंग क्या 3 तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। एक है हमारे इंडिविजुअल, दूसरे एनवायरमेंटल, तीसरे टेक्स्ट बुक रिलेटेड। हमारे इंडिविजुअल में है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, टाइम पीरियड, एबिलिटी और मैच्योरिटी। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल में फैमिली का एनवायरमेंट इफेक्ट करता है, क्लासरूम का, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्कूल, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर में होता है आपका नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, साइंस, सीरियल ऑर्डर, इलस्ट्रेशन के साथ प्रेजेंट करना, लैंग्वेज स्टाइल, ऑडियो विजुअल मटेरियल, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, पर्पसनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड डिफिकल्टी लेवल। भाई ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रही हूँ तो कि कम से कम 20 पॉइंट अगर हम पढ़ रहे तो 4-5 तो दिमाग में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? आज का जितना किया है साथ साथ पढ़ लेना। अब तो यहाँ तक पढ़ाए हुए में किसी को किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? आई थिंक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार वो पढ़ा दिया है ना, समझ में तो आ ही गया होगा सबको। जी मैम। हाँ जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम। तो बेटा कुछ चीजें इंग्लिश में अच्छी दे रखी हैं, कुछ टॉपिक आपके हिंदी में अच्छे दे रखे हैं। ऑलमोस्ट मुझे जहां तक लगा हिंदी में एलोबरेट करके ज्यादा दे रखा है आपका सिलेबस। मैम सॉरी लास्ट टाइम सॉरी फिर से बोल रहे हैं क्लास छोड़ने से अरे पहले, ठीक माफ कर देना। बेटा मैं भूल गई इस बात को, और मैं भूल गए किसी से, होंगे तो अच्छी बात है। और बेटा मैं किसी से नाराज नहीं रह सकती। थैंक यू मैम, वैसे मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, आप गलत सोच लियो मे भी। नहीं मुझे थोड़ा बुरा लगा उस टाइम, तो जो बुरा लगा मैंने बोल दिया। अब तो मुझे ये बुरा अच्छी नहीं बात है लगा। मैम। मैं भूल एक्टिव गई। वाइज मुझे, यस मैम, एक्टिव वाइज अच्छा होता है, पैसिव वाइज से अच्छा। हाँ वही बात, उसको मैं दिमाग में रखती, परेशान रहती। अब मैंने तेरे को बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, तो ठीक है भाई। मैम आप एक्सट्रोवर्ट हो ना, ये अच्छी बात है। हाँ मैं नहीं चीजें बहुत मैं, अच्छा लगा मैम, मैंने आपने मुझे बोला, उससे क्या होता ना, अगर आप दिल में रखते तो इनडायरेक्ट वे में भगवान मुझे माफ ना करते। ओहो मैं दिल में रखती तो शायद मैं तेरे नंबर भी काट लेती है ना।
नहीं, नंबर मैटर नहीं करता, किसी के दिल में जगह रहे वही काफी है मेरे लिए। चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बता देते हैं कौन सा करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, इसकी प्रोसेस करेंगे हम, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और आगे का ना थोड़ा पढ़ लिया करो ताकि आपको जल्दी समझ में आए चीजें। हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे ना, हमारी टीचर आती ना, उससे पहले हम 2 पेज पढ़ के आते थे नेक्स्ट। आपके में क्या दे रखा है, टाइप ऑफ लर्निंग। आपके में इंग्लिश वाले में आगे पीछे दे रखे हैं पॉइंट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कराने तो मैंने सारे ही है, सिलेबस तो कंप्लीट ही कराना है। तो आगे पीछे जहां पे मिलेंगे वहां पे कर लेंगे भाई। इसमें से एक तो क्वेश्चन बनेगा आपका लर्निंग का, और इसमें कुछ दे रखे हैं हमारी थ्योरीज लर्निंग की। तो एक क्वेश्चन बनेगा हमारा थ्योरीज का, एक बनेगा आपका जो आपने आज सबमिट किया ना, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका लर्निंग क्या है, या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे या फिर उसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग दे देंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका पेपर में। और एक क्वेश्चन बनेगा जो आप अलग अलग थ्योरी पढ़ोगे। एक आपकी इसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी दे रखी है, टोलमैन की थ्योरी दे रखी है, ब्रूनर की थ्योरी दे रखी है, हाँ जी यही थ्योरी दे रखी है, और एक इसके प्रिंसिपल दे रखे हैं हमारे। और फिर दे रखा है एक लर्नर का क्या रोल होता है सीखने के लिए, और दूसरा एक टीचर का क्या रोल होता है सिखाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब आपको अपने यूनिट का सिलेबस भी पता लग गया है। लर्निंग की जो भी आपकी क्या पढ़े आज हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर अफेक्टिंग, एक लर्निंग के प्रिंसिपल आ जाएंगे, एक लर्निंग का क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग सिचुएशन आ जाएंगी आपकी, एक टीचर का क्या रोल है, एक बच्चे का क्या रोल है, ये दोनों चीजें, और 3 थ्योरीज। बस ये है आपका सिलेबस में, थॉर्नडाइक की थ्योरी, आपकी टोलमैन की थ्योरी, और आपकी ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है बेटे। मैम कल कौन सा टॉपिक होगा? प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस बोला मैंने, ये शायद इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है प्रोसेस। उसके बाद है आपका टाइप, फिर थ्योरी शुरू हो जाएगी आपकी। और ये जो थ्योरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी थ्योरीज हुई ना बेटा, वो सारी इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे इस पेपर के लिए भी, और आगे जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, सब में इन थ्योरीज में से क्वेश्चन आता है। जो आपकी 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आएगी ना, वो सारा यही भरा पड़ा है आपका साइकोलॉजी में, सारा जो आप अभी पढ़ रहे हो। तो साथ साथ आप अपना साथ में जिसका भी जो भी स्टेट का जो टेस्ट है वो निकल सकता है, आपका सीटेट है वो भी निकल सकता है साथ के साथ। फर्स्ट ईयर में तो आप एलिजिबल हो नहीं भरने के लिए, हाँ सेकंड ईयर में जो आप दोगे तो आप पास कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर में देने का फायदा नहीं है बेटा, फर्स्ट ईयर में तो बेवजह पैसे वेस्ट करोगे आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपने पास भी कर लिया तो गवर्नमेंट उसको एलिजिबल नहीं मानती। और मैम जैसे सेकंड ईयर में अगर हम अपेयरिंग है तो उस टाइम पे फिल करें तो एलिजिबल हो जाएंगे? हाँ जी, अगर आपने क्लियर कर लिया ना सेकंड ईयर में, आपने फॉर्म फिल किया और आप चलो अच्छे से तैयारी करें, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो वो एलिजिबल है। लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आपने क्लियर कर भी लिया तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपके अपीयरिंग चढ़ती है, उसमें मार्क्स चढ़ते हैं आपके, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो बीएड के मार्क्स चढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर का पेपर देने के बाद ही आपके नंबर आएंगे। ठीक है मैम। ओके, किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो आप क्लास लीव कर सकते हो। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। मैम। बाय बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय बाय।